Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Muhammad Kamran Jamil and we are discussing subject graph theory and its application. This is our second lecture of this subject and ये हमारे जो है वो रेफरेंस बुक हैं जिनको हम अपने इस सब्जेक्ट में फॉलो कर रहे हैं। और सेकंड लेक्चर के लिए जो हमारे पास आउटलाइन है वो हमारे पास है जी। कुछ हम बेसिक्स डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, डेफिनेशन के साथ कुछ थ्योरम्स हैं और उसके बाद हम एक्सरसाइज जो है वो उनको डिस्कस करेंगे हमारे आज के लेक्चर में। जो स्टार्ट करते हैं, हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे कुछ सिनेरियो जिनको हमने रिप्रेजेंट किया था ग्राफ मॉडल के ज़रिए। तो उन सिनेरियोज़ की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने ग्राफ की कुछ फंडामेंटल्स का पता होना ज़रूरी है अगर हम उन सिनेरियोज़ को एनालाइज करना चाहते हैं। इसी तरह जिस तरह मैथमेटिक्स की बाकी फील्ड्स में आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ और बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए। इसी तरह ग्राफ की स्टडी से पहले या इस सब्जेक्ट को डिटेल में डिस्कस करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स नोटेशंस, टर्मिनोलॉजीज़ और डेफिनेशन जो है वो ग्राफ थ्योरी की पता होनी चाहिए। और इस सब्जेक्ट का बेसिकली मकसद यही है कि हम जो भी ग्राफ थ्योरी से रिलेटेड बेसिक टर्मिनोलॉजीज़, डेफिनेशन या रिजल्ट्स हैं हम उनको स्टार्टिंग में डिस्कस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ हमारे पास बेसिक डेफिनेशंस हैं आज के लेक्चर में। सबसे पहले हम रिकॉल करते हैं कि ग्राफ क्या है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अ ग्राफ इज एन ऑर्डर्ड पेयर विद वर्टेक्स सेट v and edge set e. We can write here this is vertex set our and this is our edge set. और हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर दो वर्सेस u एंड v उनके दरमियान अगर एक एज मौजूद है तो हम उन दो वर्सेस को कहेंगे कि ये एडजेसेंट वर्सेस हैं और इनको एक एज e के ज़रिए ज्वाइन किया गया है। ठीक है, अगर दो वर्सेस के दरमियान में एज मौजूद है तो वो एडजेसेंट हैं और उनको एक एज के ज़रिए ज्वाइन किया गया है। इसी तरह अगर तो एज मौजूद है, जिस तरह u और v में एक एज मौजूद है, तो u और v एक दूसरे के नेबर्स हैं। आगे बात करते हैं, अगर एक वर्टेक्स v किसी एज e के साथ अटैच है, अगर एक वर्टेक्स v किसी एज e के साथ अटैच है, मिला हुआ, तो हम ये कहते हैं कि वर्टेक्स v एंड एज e आर इंसिडेंट। ठीक है, ये हमारे पास इंसिडेंट की डेफिनेशन है। व्हेन वी हैव एन एज बिटवीन अ वर्टेक्स between two vertices, so incident here vertex v and edge e are incident। उसके बाद है कि अगर एक ही वर्टेक्स के ऊपर हमारे पास एक से ज़्यादा एजेस जो हैं वो इंसिडेंट हों तो हम ये कहेंगे कि ये एजेस जो हैं वो इंसिडेंट एजेस कहलाएंगे। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारी इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि वर्टेक्स v में तीन एजेस हैं ई जी एफ जो कि वर्टेक्स v के साथ इंसिडेंट हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एजेस ई जी एफ हैं ये एडजेसेंट एजेस हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं कि जो हमारे एज g और हमारे एज जो है वो h जो है ये इनके दरमियान कोई भी कॉमन वर्टेक्स नहीं है, तो ये दोनों एजेस जो हैं ये एडजेसेंट एजेस नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन थी अबाउट रिकॉल किया ग्राफ को, नेबर्स क्या हैं और एडजेसेंट एजेस हमारे पास क्या हैं। उसके बाद सेकंड हमारे पास है सब ग्राफ की डेफिनेशन। एक हमारे पास ग्राफ है h, उसका वर्टेक्स सेट v ऑफ h, एज सेट e ऑफ h है। उसको हम कहेंगे कि ये वर्टेक्स सेट h जो है वो ये जो हमारा ग्राफ h है इसको हम कहेंगे कि ये सब ग्राफ है ग्राफ g का अगर vertex set of h is subset of vertex set of g and vertex set of and edge set of h is subset of edge set of g। अगर ये कंडीशन हमारे पास फुलफिल हो रही हैं तो हम कहेंगे ग्राफ h is a सब ग्राफ ऑफ g। इसी तरह अगर इन दोनों कंडीशन में से एक भी सेट जो है वो प्रॉपर सब सेट हो जाता है तो हम कहेंगे कि जो ग्राफ h है ये हमारे पास प्रॉपर सब ग्राफ है। एग्जाम्पल से अगर हम इसको थोड़ा सा वेरीफाई करने की ट्राई करें तो हमारे पास यहाँ पे ग्राफ g है, आपको नज़र आ रहा है, और हमारे पास एक ग्राफ h है। आप देख सकते हैं कि ग्राफ h के तमाम वर्टिसेस और तमाम एजेस जो हैं वो ग्राफ g में मौजूद हैं। मौजूद होने का मतलब है दूसरे लफ्ज़ों में कि h का जो भी वर्टेक्स सेट है वो सबसेट है g के वर्टेक्स सेट के। इसी तरह h का जो एज सेट है वो g के एज सेट के सबसेट है, इसलिए h इज़ आ सबसेट ऑफ g। ये हमारे पास एग्जांपल है। एक बार हमारे पास एक ग्राफ देखते हैं k। आप देख सकते हैं k
और जी हमारे पास दो ग्राफ हैं, लेकिन के इज़ नॉट आ सब ग्राफ ऑफ जी। रीज़न क्या है? रीज़न हमारे पास ये चीज़ है, आप देख सकते हैं कि एच सेट ऑफ के इज़ नॉट आ सबसेट ऑफ एच सेट ऑफ जी, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा एज है, ये जो एज के है आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है v और y के दरमियान, ये एज जो है वो g के अंदर मौजूद नहीं है, इसलिए के इज़ नॉट आ सबसेट सब ग्राफ ऑफ ग्राफ जी। ये हमारे पास सब ग्राफ की डेफिनेशन थी। उसके बाद हम बात करते हैं स्पैनिंग सब ग्राफ की। अभी हमने बात की थी सब ग्राफ की, तो ऐसा सब ग्राफ जिसका वर्टेक्स सेट ग्राफ के इस वर्टेक्स सेट के इक्वल होगा, उस सब ग्राफ को हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक स्पैनिंग सब ग्राफ है। एग्जाम्पल से देखते हैं, ये हमारे पास ग्राफ जी है, आप देख सकते हैं इसके अंदर जो वर्टिसेस हैं वो u, x, v, w और y हैं। इसी तरह हमने एक और ग्राफ देखा h, आप देख सकते हैं ये h जो है वो g का सब ग्राफ है, और इसके अंदर जो वर्टिसेस हैं एग्जैक्टली सेम है, x, u, v, w और y। हाँ, ये जो g वाला h जो है वो कम है, इसलिए h जो है वो सब ग्राफ है, क्योंकि h का और g का जो वर्टेक्स सेट है वो सेम है, इसलिए हम ये कहेंगे कि h इज़ अ स्पैनिंग सब ग्राफ ऑफ g। जी, लेकिन आप ग्राफ के की अगर बात करेंगे तो जो ग्राफ के है वो स्पैनिंग सब ग्राफ नहीं है ग्राफ जी का। अगरचे कि के जो है वो सब ग्राफ है, लेकिन स्पैनिंग नहीं है। स्पैनिंग क्यों नहीं है? क्योंकि जो के का वर्टेक्स सेट है वो जी के वर्टेक्स सेट के इक्वल नहीं है, आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वर्टेक्स वाई जो है वो मिसिंग है। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है स्पैनिंग सब ग्राफ की। अब हम बात करते हैं इंड्यूस सब ग्राफ की। हमारे पास एक सब ग्राफ H है, उसको हम कहेंगे कि ये इंड्यूस सब ग्राफ है ग्राफ G का। अगर हमारे पास H ग्राफ जो सब ग्राफ है उसके अंदर हम कोई भी दो वर्टिसेस लेते हैं, वो वर्टिसेस ग्राफ G के अंदर एज बनाते हैं। अगर वो वर्टिसेस H के दो वर्टिसेस अगर ग्राफ G के अंदर एज बनाते हैं तो वो एज लाजमी तौर पर H में भी मौजूद होना चाहिए। अगर तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम ये कहेंगे कि जो सब ग्राफ H है वो इंड्यूस सब ग्राफ है। आसान लफ्ज़ों में हम ये बात करेंगे कि H के वर्सेस H के वो तमाम H के वर्सेस के दरमियान जितने भी एजेस G में मौजूद हैं, ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूँ मैं कि H के वर्सेस के दरमियान जितने भी एजेस G में मौजूद हैं वो तमाम के तमाम एजेस जो हैं वो H में भी मौजूद होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास डेफिनेशन है इंड्यूस सब ग्राफ की। एग्जाम्पल से देखते हैं, हमारे पास एक ग्राफ जी है, इसी तरह हम देख सकते हैं इस ग्राफ जी का हमने एक सब ग्राफ H लिया है। H जो है वो सब ग्राफ है। अब हमने चेक करना है कि ये इंड्यूस्ड है या नहीं है। तो देखते हैं सबसे पहले कि हमने जी में से जो वर्टिसेस लिए हैं वो है u, x, v और w, u, x, v और w। तो आप देख सकते हैं कि u, x में हमारे पास एज मौजूद है, जी में भी मौजूद है, एच में मौजूद है। इस तरह यू और वी में एज जी में भी मौजूद है और एच में भी मौजूद है। बाकी आप देखें यू और एक्स में एच मौजूद है, जी मौजूद है। इसी तरह जी में हम चेक करेंगे यू, वी और डब्ल्यू के बारे में, तो वी और डब्ल्यू में भी एच मौजूद है जो कि एच में भी मौजूद है। तो एच के जितने भी वर्सेस हैं वो जितने एच जो हैं वो जी ग्राफ में बना रहे हैं वो उतने ही एच जो हैं वो एच में बना रहे हैं। इसलिए हम कहेंगे कि एच इज़ अ इंड्यूस सब ग्राफ ऑफ ग्राफ जी। अगर हम बात करेंगे के सब ग्राफ की, तो के जो है वो इंड्यूस सब ग्राफ नहीं है। उसकी रीज़न क्या है कि आप देख सकते हैं कि के ग्राफ में दो वर्सेस हैं एक्स और वी, ठीक है। अगर हम एक्स और वी की बात करें तो जी में एक्स और वी के दरमियान एज मौजूद है, लेकिन ये एज जो है वो के में मौजूद नहीं है। इसलिए के जो है वो सब ग्राफ तो है लेकिन इंड्यूस सब ग्राफ नहीं। अभी हमने डिस्कशन किया है कि इंड्यूस सब ग्राफ हमारे पास क्या होता है। अब हम एक इंड्यूस सब ग्राफ जो है वो वर्टेक्स के सबसेट से भी खुद जनरेट कर सकते हैं। कैसे जनरेट कर सकते हैं देखते हैं जी। हमारे पास एक सेट है, नॉन एम्प्टी सबसेट है वर्टिसेस का ऑफ जी। हमारे पास ग्राफ जी है, उस ग्राफ जी के कुछ वर्टिसेस लिए हमने एस में, देन द सब ग्राफ जी इंड्यूस्ड बाय एस। इस सबसेट वर्टिसेस के सबसेट से जो हम ग्राफ ड्रा करेंगे उसको हम कहेंगे कि ये इंड्यूस सब ग्राफ है, ठीक है। इसकी नोटेशन हमारे पास जो होगी वो हमारे पास होगी जी ऑफ एस। इसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ एक एग्जांपल के ज़रिए। एक्सप्लेन करने का मकसद ये है कि सपोज हमारे पास एक ग्राफ है जिसके अंदर वर्सेस हैं यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई। आप देख सकते हैं ये हमारे पास ग्राफ है, इसके अंदर हमारे पास वर्सेस हैं यू, वी, एक्स, डब्ल्यू ऑफ वाई। इसमें से हमने कुछ वर्सेस चूज़ कर लिए हैं और उसका
बना लिया है लाइक एस। हमने उसमें कुछ वर्ड से चूज किए हैं और उसका एक सेट बनाया है यू वी डब्ल्यू एक्स। आप देख सकते हैं हमने अपने इंड्यूस के लिए यू वी डब्ल्यू और एक्स ले लिए हैं। अब हमने क्या किया, इन वर्ड्स के दरमियान जितने भी एजेस मौजूद थे वो एजेस हमने ले लिए हैं और एक नया ग्राफ ड्रा किया है। तो ये जो नया ग्राफ ड्रा होगा ये इंड्यूस सब ग्राफ होगा जो कि जनरेट हुआ है वर्टेक्स सेट एस से। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है एज इंड्यूस सब ग्राफ। अभी जो हमने डिस्कशन की थी कि हमने किस तरह एक वर्टेक्स सबसेट के जरिए एक इंड्यूस सब ग्राफ डिफाइन करवाया था, इसी तरह हम जो है एजेस के सबसेट के जरिए भी एक एज इंड्यूस सब ग्राफ जो है वो डिफाइन करवा सकते हैं। लेट एक्स बी अ सबसेट ऑफ एजेस, द सब ग्राफ जी एक्स इंड्यूस्ड बाय एक्स हैज एज सेट। ठीक है, एक्स के अंदर हमने कुछ एजेस ले लिए हैं, एजेस तो हमने ले लिए लेकिन वर्सेस कौन से लेंगे, वर्सेस हम वो तमाम वर्सेस ले लेंगे जो कि इंसिडेंट होंगे इन एजेस के साथ। एक्स के एजेस के साथ जो भी वर्टेक्स इंसिडेंट होगा वो तमाम वर्सेस जो है वो हम अपने ग्राफ में ले लेंगे। तो इससे जो ग्राफ हमारे पास जनरेट होगा उसे हम कहेंगे एज इंड्यूस सब ग्राफ ऑफ जी। एग्जाम्पल से देखते हैं, हमारे पास एक ग्राफ जी का जो एज सेट हुआ ई एफ जी एच आई, उससे हमने कुछ एजेस लिए हैं, एक्स वो उसका सेट बना लिया ई एफ और एच बी अ सबसेट ऑफ एच, देन द सब ग्राफ G of H with vertex set U V W Y। U V W Y कैसे चूज हुए हैं आप देख सकते हैं कि U V W Y इन ये वर्ड्स जो हैं वो किसी ना किसी H के साथ इंसिडेंट जो हैं वो ज़रूर होंगे। ठीक है, फर्ज कर लेते हैं जैसे मैं V की बात करूं तो आप देख सकते हैं V जो है वो हमारे पास H E के साथ इंसिडेंट है। इसी तरह मैं H की बात करूं तो Y और W जो है वो H E के साथ इंसिडेंट है। तो इसलिए हमने 3 एजेस लिए हैं और इनके साथ जितने भी वर्सेस इंसिडेंट थे हमने वो भी साथ ले लिए हैं। तो जो ग्राफ बना वो है एज इंड्यूस सब ग्राफ और ये इसकी हमारे पास नोटेशन है। चलें जी वापस थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं हम सब ग्राफ के ऊपर। हमारे पास एक ग्राफ जी है, हम वर्टेक्स और एज रिलेशन के जरिए उनके प्रॉपर सब ग्राफ जो है वो जनरेट कर सकते हैं। एज रिलेशन का क्या मतलब है देखते हैं। हमारे पास एक ग्राफ जी है और उसके अंदर एक एज ई है, तो हम एज को रिमूव कर देंगे। एज को रिमूव करने से जो हमारे पास ग्राफ आएगा उसे हम कहेंगे जी माइनस ई। जी माइनस ई में जो वर्टेक्स का सेट होगा वो एग्जैक्टली वही होगा जो जी के अंदर वर्टिसेस का सेट होगा। ठीक है, तो दोनों ग्राफ में जी और जी माइनस ई में वर्टिसेस का जो सेट है वो सेम है, लेकिन जो एजेस का सेट है जी माइनस ई में एक एज जो है वो ई एज जो है वो कम होगा क्योंकि हम उसको रिमूव कर चुके हैं। तो इसी तरह हम जी माइनस ई जो है बनेगा वो एक प्रॉपर सब ग्राफ होगा जी का। हम एक से ज़्यादा एजेस भी जो है वो रिमूव कर सकते हैं। अगर हमने एक से ज़्यादा एजेस रिमूव करने हैं तो हमने क्या किया, उन एजेस का जो एजेस हम रिमूव करना चाहते हैं उनका हमने एक सेट एक्स बना लिया और उन एजेस को रिमूव कर दिया। इसकी नोटेशन हमारे पास है जी माइनस एक्स। अगेन जी और जी माइनस एक्स का जो वर्टेक्स सेट होगा दोनों का सेम होगा। ठीक है, लेकिन एच सेट जो होगा जी माइनस एक्स का वो हमारे पास आ जाएगा कि एच जी के सेट में से एच सेट में से हमने वो एजेस रिमूव कर देने हैं, ख़त्म कर देने हैं जो हमने एक्स में रखे हुए हैं। तो ये हमारे पास जी माइनस एक्स का एच सेट हो जाएगा। याद रखिएगा जी माइनस ई एंड जी माइनस एक्स जो है वो दोनों स्पैनिंग सब ग्राफ होंगे क्योंकि दोनों में वर्सेस का जो सेट है वो एग्जैक्टली सेम है जो कि हमारे ग्राफ जी में है। एग्जाम्पल से थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हैं कि हमारे पास एक ग्राफ जी है, हम चाहते हैं कि हम इस एज को रिमूव कर दें। तो हमारे पास जी माइनस ई जो ग्राफ आएगा आप देख सकते हैं उसके अंदर ये एज मौजूद नहीं है। इसी तरह हम एक से ज़्यादा एज को रिमूव करना चाहते हैं। फर्ज कर लेते हैं हमारे पास एक सेट एक्स है, ठीक है, उस सेट के अंदर हमने एजेस ले लिए आई जी एच। तो हमने जी में से आई और जी और एच को रिमूव कर दिया, तो जो रिमेनिंग हमारे पास ग्राफ आया वो हमारे पास जी माइनस एक्स हमारे पास ग्राफ है। अभी हमने एजेस को रिमूव किया था, सिमिलरली इसी तरह हम वर्टिसेस को भी रिमूव कर सकते हैं। वर्टिसेस को रिमूव करने का तरीका ऐसा होगा, सपोज एक वर्टेक्स वी है ग्राफ जी में, हम इसको रिमूव करना चाहते हैं, तो जो नया ग्राफ बनेगा उसकी नोटेशन हमारे पास जी माइनस वी होगी। तो इसमें हमें जो देखने वाली या समझने वाली बात है कि वर्टेक्स
तो रिमूव होगा ही होगा, लेकिन वर्टेक्स के साथ वो तमाम एजेस भी रिमूव होंगे जो वर्टेक्स वी के साथ इंसिडेंट होंगे। रिपीट कर रहा हूँ, वी वर्टेक्स को हमने रिमूव करना है, वर्टेक्स रिमूव होगा और वर्टेक्स वी के साथ वो तमाम एजेस भी रिमूव होंगे जो वी के साथ इंसिडेंट हैं। तो जो हमें ग्राफ मिलेगा वो हमारे पास जी माइनस वी होगा। जी माइनस वी का जो वर्टेक्स सेट होगा उसमें एक वर्टेक्स वी जो है वो कम होगा अगर हम कंपेयर करेंगे वर्टेक्स सेट जो है जी के मुकाबले में इसको, लेकिन एजेस की तादाद जो है एज सेट जो है वो भी चेंज होगा। इसी तरह हम एक से ज़्यादा वर्टिसेस को जो है वो रिमूव करना चाह रहे हैं, तो सिमिलरली हम एक सेट बनाएंगे वर्टिसेस का जिनको हम रिमूव करना चाह रहे हैं, तो हम वर्टिसेस को रिमूव कर देंगे। हमारे पास जो नया ग्राफ आएगा उसकी नोटेशन जी माइनस यू है। याद रखिएगा जब हम वर्टिसेस को रिमूव करेंगे तो हम वो तमाम एजेस भी रिमूव करेंगे जो इनमें मौजूद वर्टिसेस के साथ इंसिडेंट होंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो वर्टेक्स का सेट बनेगा वो हमारे पास कुछ इस तरह का बनेगा, वर्टेक्स सेट ऑफ जी माइनस वर्टेक्स सेट ऑफ यू। ठीक है, तो ये हमारे पास जी माइनस यू हमारे पास ग्राफ आ जाएगा। आगे एक लाइन एंसेस्ट्री जी माइनस यू इज इंड्यूस सब ग्राफ ऑफ जी। एग्जाम्पल से इस चीज़ को जरा हम डिस्कस करते हैं। हमारे पे एक ग्राफ जी आप देख सकते हैं, इसमें से हम चाह रहे हैं कि हम वर्टेक्स वी को रिमूव करें, तो आप देख सकते हैं हमने वर्टेक्स वी को भी रिमूव किया और इसके साथ जो एजेस इंसिडेंट थे ई जी और एफ को भी रिमूव किया, तो ये हमारे पास जी माइनस वी आ गया। और अब हम चाह रहे हैं कि जी माइनस यू, यू हमारे पास वर्टिसेस का सेट है यू और डब्ल्यू, तो हम अपने ग्राफ जी में से दो वर्टिसेस रिमूव करना चाह रहे हैं। एक हमारे पास जो है जी वर्टेक्स यू और एक हमारे पास वर्टेक्स डब्ल्यू। तो यू के रिमूव करने से आई और ई वर्टिसेस आई ई जी एफ एजेस रिमूव होंगे, और अगर हम डब्ल्यू को रिमूव करना चाह रहे हैं तो डब्ल्यू को रिमूव करने से एच जो है वो भी रिमूव हो जाएगा, एफ जो है ऑलरेडी रिमूव हो चुका है। तो हमारे पास जो फाइनली ग्राफ बनेगा यू के रिमूव करने से जी माइनस यू, तो हमारे पास ये हमारे पास एक फाइनल ग्राफ आ जाए। अभी हम बात कर रहे थे रिमूवल ऑफ वर्टिसेस की और रिमूवल ऑफ एजेस की। इसी तरह अगर दो वर्टिसेस के दरमियान एक एज मौजूद नहीं है, यानी कि दो वर्टिसेस नॉन एडजेसेंट हैं, तो हम उनके दरमियान एक एज जो है वो इंसर्ट भी कर सकते हैं। इंसर्ट करने का मतलब ये है कि दो वर्टिसेस हैं हमारे पास यू और वी, नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस हैं, हम उनके दरमियान एज मौजूद नहीं है, हम उनके दरमियान एक एज इंसर्ट करना चाह रहे हैं। तो एज इंसर्ट करने से जो ग्राफ बनेगा उसकी नोटेशन जी प्लस ई होगी। याद रखिएगा वर्टिसेस की तादाद, ये वर्टिसेस का सेट जो है वो सेम रहेगा, लेकिन जो एज सेट है वो एज सेट ऑफ जी के मुकाबले में एक एज जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। अगेन जो जी जो है वो अब स्पैनिंग सब ग्राफ होगा जी प्लस ई का। याद रखिएगा जी प्लस ई में अब एजेस की तादाद ज़्यादा है, वर्टिसेस जो है वो जी प्लस ई में और जी में सेम होंगे, सेट भी सेम होगा वर्टिसेस का। एग्जांपल देखते हैं फॉर अ ग्राफ जी द ग्राफ x प्लस वाई। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे दो वर्टिसेस हैं x और y, इनके दरमियान एज मौजूद नहीं है, हम इनके दरमियान एक एज इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो हमने एक एज इंसर्ट कर दिया। जो हमारे पास जो नया ग्राफ बना वो हमारे पास है जी प्लस एक्स वाई। चलें जी थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं हम अपने ज़रा मैप के बारे में, वॉक के बारे में, पाथ के बारे में। हमारे पास ये मैप गिवन है, इसके ऊपर आपको लोकेशन भी कुछ नज़र आ रही हो और आ रही हैं। हमें पता है कि इन लोकेशन के दरमियान डिफरेंट रोड्स होते हैं, हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर डिफरेंट रूट्स के ज़रिए जो है वो मूव कर सकते हैं। मतलब अगर इस मैप पे हम मूव करना चाहें तो हम अपनी मर्ज़ी से फ्रीली डिफरेंट टेक्निक्स के ज़रिए मूव कर सकते हैं। इसी तरह ग्राफ में भी अगर हम मूवमेंट चाहते हैं, यानी हम एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक मूव करना चाहते हैं, तो हम डिफरेंट वेज के ज़रिए मूव कर सकते हैं। वो डिफरेंट वे कौन से हो सकते हैं, जिस तरह कि अगर हम ग्राफ थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो वॉक हो सकती है, वो हमारे पास ट्रेल हो सकती है, वो हमारे पास पाथ हो सकता है। ठीक है, इनको हम अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो कहने का यहाँ पे सिंपल मतलब ये है कि हम पाथ ग्राफ के अंदर मूवमेंट जो है वो किस किस वे में कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यू वी वॉक। यू वी वॉक हमारे पास ग्राफ जी में सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस होता है। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस होता है जो कि स्टार्ट होता है वर्टेक्स यू से। याद रखिए हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं यू वी वॉक इन ग्राफ जी। तो यू वी वॉक इज अ सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस इन ग्राफ जी विच स्टार्ट, जो कि यू से स्टार्ट होता है और
वी के ऊपर एंड होता है, एंड करता है। याद रखिएगा चूंकि हमने बोला ये सीक्वेंस है तो सीक्वेंस कंसेक्टिव वर्सेस के दरमियान एज होना लाजमी है। वॉक में कंसेक्टिव वर्सेस के दरमियान एज जो है वो लाजमी होगा। अगर हम एक्सप्रेस करना चाहें किसी वॉक को तो हमारी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह होगी। वॉक रिप्रेजेंट कर रहे हैं डब्ल्यू को, यू इक्वल टू V0 V1 V2 अप टू VK, ठीक है। तो ये जो हमारे पास सीक्वेंस है वर्सेस का, और याद रखिएगा जिस तरह मैंने डेफिनेशन में बताया कि अगर दो वर्सेस कंसेक्टिव है, जैसे V0 और V1 कंसेक्टिव है तो इनके दरमियान एज लाजमी होना चाहिए। V1 और V2 कंसेक्टिव है तो इनके दरमियान एज जो है वो लाजमी होना चाहिए। K जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ वर्ड्स की तादाद या तो 0 होगी या 0 से ज़्यादा होगी। और i+1 याद रखिएगा एडसेंट होंगे क्योंकि ये कंसेक्टिव होते हैं, कंसेक्टिव वर्ड्स हैं इसलिए ये एडसेंट होंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वॉक के लिए वो ये है कि वॉक में वर्ड्स जो हैं वो रिपीट हो सकते हैं। यानी मैं अगर इस वॉक की बात करूं तो इस वॉक में वर्टेक्स वी जो है वो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम जितनी मरतबा मर्जी वो जो है वो रिपीट हो सकता है। इसी तरह वर्सेस रिपीट हो सकते हैं और सिमिलरली हमारे पास वॉक में एजेस भी रिपीट हो सकती हैं। ये दो चीज़ें हैं, लाजमी नहीं है कि डिस्टेंट वर्सेस डिस्टेंट होंगे, लाजमी नहीं है। इसी तरह एजेस जो हैं वो भी रीअपीयर हो सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं। ये हमने डेफिनेशन की है। यूवी वॉक की एग्जांपल के जरिए देखते हैं। हमारे इस ग्राफ में हमारे पास दो वॉक्स हैं W1 में आप देखते हैं C2 C1 C4 C3 एंड C2 C1 C2 एंड वापस C3 पे है। यानी ये वॉक जो है वो C2 से स्टार्ट हो रही है, C2 से हम मूव करके जाते हैं हम C7 के ऊपर, C7 से मूव करते हैं हम C4 के ऊपर, C4 से हम जाते हैं C3, C3 से C2, C2 से हम जाते हैं वापस C1 के ऊपर, और C1 हमें कहता है कि आपने वापस C2 पे जाना है, और फिर हम जाते हैं वापस C3 के ऊपर। तो ये बेसिकली हमारे पास एक वॉक थी, और ये वॉक की डेफिनेशन जो है उनकी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। कंडीशन हमारे पास सिर्फ ये थी कि जो कंसेक्टिव वर्सेस हैं उनके दरमियान एच होना लाजमी है, ठीक है। याद रखिएगा वॉक में वर्सेस और एजेस रिपीट हो सकते हैं, जो कि हमारे इसमें एग्जांपल में रिपीट हुए भी हैं। इसी तरह हमारे पास एक और वॉक मौजूद है W2 C6 C4 C2 C1 C7 और C6। इसको आप अपना ग्राफ में इजीली ड्रा कर सकते हैं। W1 जो है वॉक जो है वो जस्ट सीक्वेंस ऑफ वर्सेस है, लेकिन ये वॉक नहीं है क्योंकि आप देख सकते हैं C1 से हम जा रहे हैं C5 के ऊपर। मैं अगर कलर चेंज करके तो आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ, C0 से हम जा रहे हैं, अब मैं W0 की बात कर रहा हूँ, C0 से हम जा रहे हैं C5 के ऊपर, सॉरी हम आप देख सकते हैं कि C1 और C5, C1 से हम जा रहे हैं C5 के ऊपर, C5 से C2 के ऊपर हमारा जो नेक्स्ट वर्टेक्स है, लेकिन आप देख सकते हैं C5 और C2 के दरमियान में कोई एज मौजूद नहीं है, जबकि हमारी डेफिनेशन की कंडीशन ये है कि जो भी कंसेक्टिव वर्सेस होंगे उनके दरमियान एज होना चाहिए, लेकिन C5 और C2 के दरमियान कोई एज नहीं है, इससे W0 हमारे पास वॉक नहीं है। अगर हमारे वॉक का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो है वो सेम होगा तो हम कहेंगे ये क्लोज्ड वॉक है, अगर वो सेम नहीं है तो हम कहेंगे ये ओपन वॉक है। जिस तरह अगर हम रोड पे या किसी पार्क में वॉक करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने आज इतनी वॉक की है या इतने किलोमीटर जो है हमने वॉक की है। इसी तरह जब हम ग्राफ के अंदर अपनी मूवमेंट कर रहे होते हैं तो ग्राफ की उन वॉक्स की भी एक लेंथ होती है। उस लेंथ का अगर हम डिफाइन करें तो द नंबर ऑफ एजेस इन्वॉल्व इन अ वॉक इज कॉल्ड इट्स लेंथ। एक वॉक में जितने भी एजेस जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं या जितने एजेस काउंट होते हैं उनको हम कहते हैं कि ये इस वॉक की लेंथ है। अगर हमारी रिप्रेजेंटेशन में W की अगर मैं बात करूँ तो V0 से स्टार्ट होकर हम VK तक जाते हैं। इसके अंदर जो एजेस इन्वॉल्व हुए हैं वो हमारे पास K हैं, तो इस वॉक की लेंथ जो है वो K है, हमने K लेंथ की वॉक की है। अगर हम फर्दर एग्जांपल से अगर इसको देखने की ट्राई करें तो अगर हम एग्जांपल के जरिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की ट्राई करें तो हमारे पास एक ग्राफ जो गिवन ग्राफ है उसके अंदर हमारे पास वॉक है C2 से हम स्टार्ट करते हैं, देन हम मूव करते हैं C7 की तरफ। हम इस वक्त W1 की वॉक की बात कर रहे हैं। C7 के बाद हम जाते हैं C4 के ऊपर, C4 से हम मूव करते हैं C3 के ऊपर,
C3 से हम मूव करते हैं C2 के ऊपर, और C2 से अगेन हम जाते हैं C1 के ऊपर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 एजेस जो हैं वो हमारी इस वॉक में जो हैं वो यूज़ हुए हैं, इन्वॉल्व हुए हैं। तो हमारे पास इस वॉक की W1 वॉक की जो लेंथ है वो 5 है। इसी तरह अगर आप काउंट करें तो W2 में हमारे पास 7 एजेस जो हैं वो यूज़ हुए हैं। तो हमारे पास इस वॉक की लेंथ जो है वो 7 है। हमारे पास एक ट्रिपल वॉक एग्जिस्ट करती है, यानी अगर हम वर्टेक्स 6 के ऊपर प्रेजेंट हैं, खड़े हैं और कहीं मूवमेंट नहीं कर रहे, तो हमारे पास जो वॉक होगी उसकी लेंथ जो है वो 0 होगी। यानी आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि अगर एक पर्सन जो है वो किसी एक चेयर पे या किसी एक जगह पे खड़ा है या बैठा हुआ है तो वो भी वॉक कर रहा है, लेकिन उस वॉक की जो लेंथ है हमारे पास वो 0 होगी। इसी से थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। वॉक के बाद हमने डिस्कशन की, वॉक में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, आपके वर्ड्स आपके एजेस जो हैं वो रिपीट हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे यूवी ट्रेल में। अगर हमारी वॉक के अंदर एजेस जो हैं वो रिपीट ना हो तो हम उस वॉक को कहेंगे कि ये एक ट्रेल है और ये एक यूवी ट्रेल है। याद रखिएगा, कंडीशन जस्ट एक है कि एजेस रिपीट नहीं होने चाहिए, वर्ड्स रिपीट हो सकते हैं। ट्रेल के अंदर वर्सेस रिपीट हो सकते हैं। जरा देख लेते हैं। अ यूवी ट्रेल इन अ ग्राफ जी इज अ वॉक इन विच नो एजेस इज रिपीटेड, वर्सेस में अपीयर। ठीक है, ग्राफ आपके पास गिवन है, हमारे पास T1 हमारे पास एक ट्रेल है जो कि C2 से स्टार्ट होती है, C1 पे जाती है, कोई एज जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है। अगरचे कि आप देख सकते हैं वर्टेक्स C2 जो है वो रिपीट हो रहा है, जिसकी हमें इजाज़त है। इसके बाद हम बात करें T2 की, तो T2 ट्रेल जो है ये भी हमारे पास एक C6 से स्टार्ट हो गया, C6 पे एंड हो रही है। लेकिन W0 जो है ट्रेल, इसकी हम बात करेंगे, ये एक ट्रेल नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसके अंदर हमारे पास C1 और C5 एच हमारे पास यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है और हमारे पास C1 और C5 यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है। तो ये एक सीक्वेंस है, ये एक वॉक है, लेकिन ये एक ट्रेल नहीं है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास एच जो है वो रिपीट हो गया है। चलें जी, ट्रेल के बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है पाथ की। हम स्टार्ट करते हैं। वॉक के अंदर वर्टिसेस और एजेस रिपीट हो सकते हैं, ट्रेल के अंदर एजेस रिपीट नहीं हो सकते। ठीक है, तो ऐसी वॉक जिसके अंदर वर्टिसेस, जिसके अंदर एजेस भी नहीं रिपीट होंगे, जिसके अंदर वर्टिसेस भी नहीं रिपीट होंगे, उसको हम कहेंगे ये हमारे पास एक पाथ हो जाएगा। अ यूवी वॉक इन अ ग्राफ इन विच नो वर्टिसेस आर रिपीटेड इज अ यूवी पाथ। अगर हमारा वर्टेक्स रिपीट नहीं हो रहा तो ऑब्वियस सी बात है एज भी रिपीट नहीं होगा। तो ये हमारे पास एक यूवी पाथ की डेफिनेशन है। एग्जांपल में अगर हम देखें तो हमारे पास P रिप्रेजेंट कर रहा है पाथ को, C2 से मूव कर रहे हैं C7 C4 एंड C4 से C3। इसके अंदर ना हमारे पास वर्टेक्स P2 है, ना हमारे पास एज P2 है। तो P और P स्टार हमारे पास पाथ की एग्जांपल्स हैं। अगेन हम बात करेंगे W0 की। W0 इज नॉट अ पाथ क्योंकि ये ट्रेल भी नहीं है। जब एज रिपीट हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास वर्टेक्स भी रिपीट हो रहा होगा। तो अभी हमने 3 बातें की हैं, वॉक की, ट्रेल की और पाथ की। इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स है। Here is our first theorem. ये हमारे पास थ्योरम है। If a graph G contains a UV walk of length L, then G contains a UV path of length at most L. हमने दो डेफिनेशन यहाँ यूज करनी है, एक तो वॉक की डेफिनेशन यूज करनी है और दूसरा हमने पाथ की डेफिनेशन यूज करनी है। थ्योरम की स्टेटमेंट हमें ये कह रही है कि अगर हमारे ग्राफ में एक यूवी वॉक एग्जिस्ट करती है जिसकी लेंथ L है, ठीक है, जिसकी लेंथ L है, तो एक यूवी पाथ भी एग्जिस्ट करेगा जिसकी लेंथ एटमोस्ट L होगी। एटमोस्ट का मतलब यह है कि यूवी पाथ की लेंथ L हो सकती है या L से कम हो सकती है, L से ज़्यादा नहीं होगी। तो इस तरह का पाथ लाजमी एग्जिस्ट करेगा जिसकी लेंथ L होगी या इससे कम होगी। अच्छा, लेंथ की बात मैं ज़रा रिपीट कर दूँ। वॉक या पाथ की लेंथ का मतलब है कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एजेस जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं, वो उसकी लेंथ कहलाती है। इसके प्रूफ का थोड़ा सा स्केच ले लेते हैं, फिर हम इसके फॉर्मल प्रूफ की तरफ जाएंगे। सबसे पहले तो आपने एक चीज़ जहन में रखनी है कि हमारे पास अगर U और V हमारे पास दो वर्सेस हैं तो इन दो वर्सेस में हमारे पास बेशुमार वॉक एग्जिस्ट कर सकती हैं, यानी एक से ज़्यादा वॉक एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक वॉक ये है जिसकी लेंथ हमारे पास हम कह रहे हैं L है। हमने बताया कि इसके अलावा भी पाथ वॉक है हमारे पास एग्जिस्ट कर सकती हैं। ठीक है, सपोज ये हमारे पास U और V वॉक एग्जिस्ट करती हैं, इसकी लेंथ L है, सपोज इसकी लेंथ L2 है, इसकी लेंथ L3 है, इसकी लेंथ हमने कह दी हमारे पास K है। ठीक है,
लाजमी नहीं है ये तीनों नंबर जो है L1 L2 और Lk सेम हो, ठीक है। ऑफ कोर्स ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो दो वर्ड्स के दरमियान हमारे पास बेशुमार पाथ एग्जिस्ट कर वॉक एग्जिस्ट कर सकती हैं। हमने क्या किया, इन वॉक में से वो वॉक चूज कर ली जिसकी लेंथ जो है वो मिनिमम है, जिसकी लेंथ स्मॉलेस्ट है। हमने वो वॉक जो है वो कंसिडर कर ली। सपोज ये करते हैं कि ये हमारे पास वो लेंथ है, सॉरी ये हमारे पास वो वॉक है जिसकी लेंथ इन सब वॉक में मिनिमम है, ठीक है। और अगर हम कह रहे हैं मिनिमम है तो ऑब्वियस सी बात है k इज लेस देन और इक्वल टू l होगा। हम ये कह रहे हैं कि ये जो p है ये हमारे पास u से v पे एक वॉक है जिसकी लेंथ जो है वो k है और k इज अ स्मॉलेस्ट नंबर विद अ वॉक, ठीक है। इससे कम लेंथ की वॉक एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्लेम ये कर रहे हैं कि यार ये जो p वॉक है ना, ये असल में वॉक नहीं है बल्कि ये पाथ है, ठीक है। यहाँ पे आपने वॉक और पाथ की डेफिनेशन को ज़रा नोट करना है। पाथ के अंदर वर्ड्स रिपीट नहीं हो सकते, वॉक में वर्ड्स रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। हम क्लेम ये कर रहे हैं कि यार ये जो वॉक पी है जिसकी लेंथ सबसे कम है, ये हमारे पास एक पाथ है, ठीक है। अगर ये पाथ है तो इसके अंदर वर्ड्स रिपीट नहीं होंगे। ऑन कंट्रेरी हम बात कर लेते हैं। हम ऑन कंट्रेरी कहते हैं कि पी हमारे पास एक वॉक है और इस वॉक की लेंथ सबसे कम है। अगर ये वॉक है तो इसके अंदर एक ना एक वर्टेक्स रिपीट जरूर होगा। सपोज हम कहते हैं कि इस वॉक में ये वाला एक वर्टेक्स है रिपीट हो रहा है। रिपीट होने का बात है हम यू से ट्रेवल स्टार्ट करते हैं, इस से गुजरते हैं वर्टेक्स, और फिर हम और ग्राफ के अंदर घूम के अगेन इसके अंदर से गुजर के हम v की तरफ जाते हैं, ठीक है। अगर तो ये वॉक है तो ये वर्टेक्स जो है वो ये वाला वर्टेक्स सपोज w जो है ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो वर्टेक्स जहाँ से वर्टेक्स की रिपीटिशन स्टार्ट होती है सपोज w, और उसके बाद हम यहाँ से अपने इसको कट करेंगे ग्राफ को और यहाँ से अगेन कट कर देंगे जो दोबारा w के साथ जाके ज्वाइन हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ से इस पूरे ग्राफ को कट करने का या रिमूव करने का मतलब ये है कि हमारे पास जहाँ पे रेपिटेशन आ रही थी वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। अब ये वर्टेक्स जो रिपीट हो रहा था ये वन टाइम इन्वॉल्व होगा, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे इनको एक दफ़ा कट कर दिया है, ठीक है। यानी हमने u से w तक एक पाथ लिया और फिर w के आगे जो भी वर्टेक्स था कंसेक्टिव उसको हमने वहाँ तक v तक उसको कंटिन्यू किया है। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि रेपिटेशन खत्म हो जाएगी। रेपिटेशन के साथ साथ आपके पास जो एजेस इन्वॉल्व हो रहे थे उनकी लेंथ जो थी वो भी इन्वॉल्व हो रही थी। एजेस रिमूव होने से इसकी लेंथ जो है वो हमारे पास कम हो जाएगी। याद रखिएगा कि जब भी एजेस कम होंगे तो लेंथ कम हो जाएगी। तो हमारे पास एक वॉक, इस पोर्शन को रिमूव करने से हमारे पास यूवी वॉक जो थी जिसको हमने कंसीडर कर लिया था कि पाथ नहीं बल्कि एक वॉक है, इसकी लेंथ जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन हमने स्टार्टिंग में कंसीडर किया था कि k इज द स्मॉलेस्ट वॉक फ्रॉम u टू v, ठीक है। इससे कम लेंथ की वॉक एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन हमारी कंट्राडिक्शन यहाँ पे आ गई कि अगर ये पाथ नहीं वॉक है तो रेपिटेशन आएगी तो हम जो एक्स्ट्रा एजेस हैं उनको रिमूव कर देंगे तो हमारे पास जो वॉक की लेंथ है वो कम हो जाएगी। ये हमारे पास कंट्राडिक्शन आ जाएगी। तो फाइनली प्रूफ हो जाएगा कि p जो वॉक थी जिसकी लेंथ k थी, स्मॉलेस्ट लेंथ थी, वो वॉक के साथ साथ पाथ भी है। और यहाँ पे हमारा प्रूफ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि हमने यही शो कराना था कि एक यूवी वॉक एग्जिस्ट कर रही है जिसकी लेंथ l है, तो हमारे पास एक यूवी पाथ भी एग्जिस्ट करेगा जिसकी लेंथ एट मोस्ट l होगी। ये हमारा कुछ इनफॉर्मल स्केच था प्रूफ का, ठीक है। इसको हम जरा फॉर्मल वे में जरा राइट करने की ट्राई करते हैं। क्लियरली वी कैन हैव मोर देन वन वॉक, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे पास दो वर्ड्स के दरमियान एक से ज़्यादा वॉक एग्जिस्ट कर सकती हैं। हमने क्या किया कि उन वॉक्स में से एक वॉक चूज की जिसकी लेंथ जो है वो स्मॉलेस्ट लेंथ है, ठीक है। उसकी स्मॉलेस्ट लेंथ वाली हमने वॉक चूज कर ली और सपोज कर लिया उसकी लेंथ k है और ऑब्वियस सी बात है k इज लेस और इक्वल टू l हो जाएगा। हमारा क्लेम ये है कि p जो हमने वॉक स्टार्टिंग में ली थी ये एक पाथ है। इसको अब हम फॉर्मल वे में देख रहे हैं। पाथ है, ऑन कॉन्ट्रेरी हम सपोज करते हैं कि ये पाथ नहीं है तो कोई ना कोई एक वर्टेक्स रिपीट हो रहा है। सपोज हमारे पास इस
वॉक में ये वाला वर्टेक्स जो है वो रिपीट हो रहा है। अगर ये वर्टेक्स रिपीट हो रहा है तो देन वी डिलीट द वर्टिसेस ui+1, ui+2, ui+3 एंड अप टू uij-1 एंड uj तक हम ये तमाम वर्टिसेस और एजेस को रिमूव कर देते हैं। देन वी अराइव एट uv वॉक। तो हमें जो वापस एक चीज़ मिलती है वो भी एक uv वॉक ही होती है, लेकिन ऑब्वियसली हमने कुछ एजेस अब कम कर दी हैं तो उनकी जो लेंथ होगी वो k से लेस होगी, विच इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि हमने कहा था k इज़ द मिनिमम नंबर। Therefore, as claimed, p is a uv path of length k is less or equal to l, and we complete our proof here. I hope कि आपको स्केच के बाद फॉर्मल प्रूफ से इसका जो प्रूफ है वो क्लियर हो गया होगा। फर्दर भी अगर आपके कुछ कमेंट्स हों तो आप कमेंट कर सकते हैं या क्लास के अंदर हम इसको डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट फर्दर हम अपने कुछ डेफिनेशन की तरफ वापस आते हैं। पहली डेफिनेशन हमारे पास है सर्किट इज अ ग्राफ। इन अ ग्राफ आ सर्किट इज अ क्लोज ट्रेल। ठीक है, ट्रेल की हमने बात की थी जिसके अंदर वर्टिसेस जो हैं वो रिपीट नहीं होते हैं। ठीक है, वापस हम अपने डेफिनेशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमारे पास उसके बाद डेफिनेशन है सर्किट की। ठीक है, तो सर्किट इज अ क्लोज ट्रेल। ट्रेल की अगर मैं बात करूं तो ट्रेल के अंदर हमारे पास एजेस रिपीट नहीं होते हैं, वर्टिसेस रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, तो अ क्लोज ट्रेल इज कॉल्ड अ सर्किट। क्लोज का मतलब है स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो है वो सेम है। आप देख सकते हैं वर्टेक्स बट नो एज रिपीट। वर्टिस रिपीट हो सकते हैं सर्किट में, एज रिपीट नहीं हो सकते। तो ऐसा सर्किट जिसके अंदर ना हमारे पास वर्टिस रिपीट होंगे ना हमारे पास एजेस रिपीट होंगे, उसको हम कह देंगे ये हमारे पास एक साइकिल है। ठीक हो गया, हमारे पास सर्किट की डेफिनेशन होगी, साइकिल की डेफिनेशन होगी। हम एग्जाम्पल से देखते हैं। सी साइकिल का याद रखिएगा, जिस तरह सर्किट की बात की स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होगा। सबसे पहले सी को आपने चेक करना अगर ये साइकिल है या नहीं, तो आप देखें इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है कि नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है। आप थोड़ा सा मूव करने की ट्राई करते हैं। सी क्या चीज़ है, सी के अंदर मुझे एक रेपिटेशन नज़र आ रही है वर्टेक्स की, तो वर्टेक्स की रेपिटेशन का मतलब है कि ये साइकिल नहीं हो सकता। हाँ, साइकिल ये सर्किट ज़रूर हो सकता है अगर इसके अंदर एज रिपीट नहीं हो रहा। तो ये हमारे पास एक सर्किट की एग्जांपल है। साइकिल की बात करें तो C6 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट भी हमारे पास सेम है और हमारे पास कोई वर्टेक्स रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये हमारे पास एक साइकिल की एग्जांपल है। सी स्टार्ट जो है वो हमारे पास साइकिल की एग्जांपल है। सी नोट जो है वो नाइदर हमारे पास सर्किट है ना ही ये हमारे पास कोई साइकिल है। आगे हम बात करते हैं एक साइकिल में जितने एजेस इन्वॉल्व हो रहे होंगे वो उस साइकिल की लेंथ होगी। तो अगर एक साइकिल की लेंथ k है तो हम उसको k साइकिल कह सकते हैं। तो अगर k ऑड है तो वो ऑड साइकिल होगी, और अगर k जो है वो इवन है तो उसे हम इवन साइकिल कहेंगे। चलें जी, अभी हम बात कर रहे थे पाथ की, वॉक की और उसके बाद हमने बात की पाथ की दो वर्टिसेस के दरमियान। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे यूवी पाथ की। तो अगर हमारे पास दो वर्टिसेस के दरमियान यूवी पाथ एग्जिस्ट कर रहा है तो हम कहेंगे कि हम यूवी वर्टिसेस जो हैं वो एक पाथ के ज़रिए कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो अगर तो पाथ दो वर्टिसेस के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है तो वो दोनों वर्टिसेस एक पाथ के ज़रिए कनेक्टेड हैं। इसी तरह हम बात करेंगे एक ग्राफ को कनेक्टेड कहेंगे। अ ग्राफ जी इज कनेक्टेड अगर हर दो वर्टिसेस के दरमियान एक पाथ एग्जिस्ट करेगा। हर दो वर्सेस के दरमियान अगर पाथ एग्जिस्ट कर रहा है तो हम कहेंगे कि ये ग्राफ जो है ये कनेक्टेड ग्राफ है। अ ग्राफ जी इज कनेक्टेड इफ एवरी टू वर्सेस ऑफ जी आर कनेक्टेड, दैट इज इफ जी कंटेन्स यूवी पाथ फॉर एवरी पेयर यूवी और वर्सेस ऑफ जी। ठीक है, तो थोड़ी सी एग्जांपल देखते हैं। द वर्सेस C3 एंड C6, यस हियर इज C3, हियर इज C6 आर कनेक्टेड विया पाथ ऑफ लेंथ 3। हमने स्टार्टिंग में थोड़ा डिस्कस कर लिया था कि दो वर्सेस के दरमियान एक से ज़्यादा पाथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह C3 और C6 के दरमियान बेशुमार पाथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो हमने कोई एक पाथ लिया जिसकी लेंथ 3 थी। वर्सेस C5 एंड C आर कनेक्टेड विया पाथ ऑफ लेंथ 1। C4 एंड यस दिस इज C4 एंड दिस इज आवर C5, क्योंकि इनके दरमियान एक डायरेक्ट एज मौजूद है जिसको हमने ब्लू कलर किया हुआ है, तो उसकी लेंथ जो है वो 1 है। और हमने जो C3 और 6 लिया था, आप देख सकते हैं इसके एक पाथ जिसको हमने पिंक एजेस किए हुए हैं, अगर विजिबल आपके लिए, तो इसकी लेंथ 3 है।
नीचे एक लाइन लिखी हुई है जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि नोट दैट देयर मे बी मोर देन वन पाथ्स बिटवीन टू वर्सेस। ऑफ कोर्स दो वर्सेस के दरमियान एक से ज़्यादा पाथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर एक ग्राफ जो है वो कनेक्टेड नहीं है तो वो डिसकनेक्टेड होगा, ठीक है। अगर एक ग्राफ डिसकनेक्टेड है तो उसका मतलब ये है कि हमारे पास कम से कम दो वर्सेस ऐसे होंगे जिनके दरमियान पाथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। ये अपनी बात ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट वहाँ पर डेफिनेशन है कंपोनेंट की, एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। A connected subgraph of G that is not a proper subgraph of any other connected subgraph of G is called a component of G। एक ऐसा सबग्राफ, कनेक्टेड सबग्राफ जो किसी और कनेक्टेड सबग्राफ का प्रॉपर सबग्राफ नहीं होगा, उसको हम कहेंगे कि ये ग्राफ जी का एक कंपोनेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक ग्राफ के एक से ज़्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं। कंपोनेंट के लिए हमने अपने लेक्चर में की ऑफ जी रिप्रेजेंट को यूज करेंगे रिप्रेजेंटेशन के लिए। नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास कंपोनेंट एक ही है तो हमारा ग्राफ जो है वो कनेक्टेड होगा। कनेक्टेड का मतलब ये है कि हर दो वर्सेस के दरमियान कम से कम एक पाथ लाजमी एग्जिस्ट करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास इस वक्त ये एक ग्राफ जी है, इसके अंदर तीन कंपोनेंट आपको नजर आ रहे होंगे, G1, G2, G3। डिस्कनेक्टेड ग्राफ है। डिस्कनेक्टेड के बारे में हमने ये डिस्कस किया था कि कम से कम एक वर्टेक्स ऐसा होगा जिसके दरमियान पाथ नहीं होगा, तो वो वर्टेक्स सपोज कर लेते हैं C फॉरवर्ड C2 है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हमने C2 से C4 के ऊपर मूव करना है तो हमारे पास कोई पाथ मौजूद नहीं है। तो ये ग्राफ हमारे पास जी ग्राफ, इसके तीन कंपोनेंट हैं G1, G2, G3 और ये ग्राफ डिस्कनेक्टेड ग्राफ है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इस ग्राफ को ऐसे मेंशन कर सकते हैं, G1 यूनियन G2 यूनियन G3 और G1, G2 और G3 जो है ये वर्टेक्स डिसजॉइंट ग्राफ हैं। और इसको ऑपरेशन को हम यूनियन भी कह सकते हैं जिसमें हमने तमाम वर्ड्स और तमाम एजेस को एक जगह मेंशन कर दिया। जी हमारा नेक्स्ट थ्योरम आ गया है। नेक्स्ट थ्योरम हम ये कह रहा है कि हमारे पास हम वर्टेक्स के सेट के ऊपर एक रिलेशन डिफाइन करेंगे और वो रिलेशन क्या होगा, U इज कनेक्टेड टू V। ये हमारा रिलेशन है। U और V का मतलब होगा U इज कनेक्टेड टू V और U इज कनेक्टेड टू V का मतलब है कि इन दोनों के दरमियान एक पाथ मौजूद है। तो हमने ये शो कराना है कि ये जो रिलेशन हमारा होगा ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। और इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में हमें पता है कि ये हमारी वर्टेक्स सेट को पार्टीशनिंग कर देगा, उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, उसके आगे फर्दर कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। तो लेट R be the relation defined on the vertex set of a graph G by URV where UV belong to vertex set of G if U is connected to V, that is if G contains a UV path then R is an equivalence relation। प्रूफ करते हैं equivalence relation के लिए हमने तीन प्रॉपर्टी जो है उनको प्रूफ करना होगा। एक हमारे पास होगी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी एंड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव की अगर मैं बात करूं तो रिफ्लेक्सिव हमने रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में ये प्रूफ करना है कि V इज कनेक्टेड टू V। ऑफ कोर्स हमने पढ़ा था कि V इटसेल्फ जो है वो कनेक्ट है एक ट्रिवियल वॉक के जरिए, ट्रिवियल पाथ के जरिए। तो हमारा ये वाला रिलेशन जो है ना कि V इज कनेक्टेड V ऑफ कोर्स ये रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक की बात करेंगे तो हमें पता है कि इफ वर्सेस U एंड V आर कनेक्टेड विया पाथ UV पाथ, ऑब्वियस सी बात है, तो वर्टेक्स V टू U इज कनेक्टेड विद द सेम पाथ। यानी कि अगर U और V कनेक्टेड है, ऑब्वियस सी बात है V और U भी कनेक्टेड होंगे। ट्रांजिटिव की बात करते हैं। हमें तीन वर्सेस ले लिए अपने ग्राफ में U, V, W such that U is connected with V, V is connected with W, then hence we have a UV path, P का नाम दे दिया, एंड वी हैव अ VW पाथ। हमारे पास दो पाथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, U to V एंड देन V to W। एज वी हैव सीन अर्लियर, हम ऑलरेडी देख चुके हैं जो हमने अपने लास्ट थ्योरम में भी पढ़ा था, ठीक है। फॉलोज बाय P डैश, ये हमारे पास P डैश है, ये हमारे पास P डबल डैश है। वी कैन प्रोड्यूस अ वॉक। ऑफ कोर्स U to V और V to W हमने एक वॉक प्रोड्यूस कर ली और हमने थ्योरम 1 में देखा था कि अगर एक वॉक एग्जिस्ट कर रही है तो डेफिनेटली एक पाथ भी एग्जिस्ट करेगा। तो हमने देखा कि U से W के अंदर अगर वॉक एग्जिस्ट कर रही है तो बाय थ्योरम 1 एक U to W पाथ भी एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि U इज रिलेटेड विद W and our proof is complete that U is connected to V relation is an equivalence relation। फर्दर हमारे पास कुछ डेफिनेशन है
उनको देखते हैं। इफ यू एंड वी आर वर्टिसेस इन अ कनेक्टेड ग्राफ जी, देन देयर मस्ट बी अ यूवी पाथ इन जी। ऑफ कोर्स हमारे पास कनेक्टेड ग्राफ में दो वर्टिसेस के दरमियान पाथ जरूर होगा। हाउएवर इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट जी कंटेन्स सेवरल पाथ। बिल्कुल ठीक है, एक से ज्यादा पाथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। सपोज वो एग्जांपल देने लगे, हमारे पास दो वर्टिसेस हैं u और w, और हमारे पास u से w तक जानेंगे ये तीन पाथ हैं p1 p2 p3। p1 के अंदर हमारे पास u x y और w वर्टिसेस इन्वॉल्व हैं। इस पाथ की लेंथ 3 है, p2 की लेंथ जो है वो हमारे पास अगेन 3 है, और p3 की पाथ जो है वो हमारे पास लेंथ 2 है। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा कनेक्ट करना चाहूँ आने वाली स्लाइड से, तो यहाँ पे मैंने दिखाया ये है कि दो वर्टिसेस के दरमियान बेशुमार पाथ एग्जिस्ट कर सकते हैं, और उन पाथ की लेंथ सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। तो आप देख सकते हैं p1 और p2 की जो लेंथ है वो सेम है, लेकिन p3 की लेंथ जो है वो इनसे कम है। चलें, जब हम डिफाइन करेंगे कि दो वर्सेस के दरमियान डिस्टेंस का क्या मतलब है। अभी हमने देखा कि u से v के दरमियान हमारे पास तीन पाथ एग्जिस्ट कर रहे थे। तो जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो द डिस्टेंस बिटवीन u एंड v इज द स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ एनी यूवी पाथ इन g। ठीक है, तो u और v का हमने वो स्मॉलेस्ट लेंथ ले लेनी है जो कि एक पाथ की होगी u और w के दरमियान। ठीक है, तो u और w के दरमियान स्मॉलेस्ट लेंथ जो होगी वो उन दोनों के दरमियान हमें डिस्टेंस कहलाएगा। u और v का आपस का डिस्टेंस होगा। इसकी नोटेशन हमारे पास ये चीज़ होगी डी जी u और v। Hence if d u v equal to k, अगर हमारे पास u to v का डिस्टेंस जो है वो k है, तो इसका मतलब हमारे पास एक पाथ एग्जिस्ट करेगा जिसकी लेंथ k होगी, और हमारे पास ऐसा कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसकी लेंथ k से लेस होगी, क्योंकि हमने बोला है कि डिस्टेंस इज द स्मॉलेस्ट लेंथ। ठीक है, एग्जाम्पल से देख लेते हैं। हमने अभी देखा था कि u और w के दरमियान p1 p2 और p3 पाथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। p1 और p2 की जो लेंथ थी वो हमारे पास 3 थी, लेकिन p3 की जो लेंथ थी वो 2 थी। तो 2 इज स्मॉलर देन 3, तो u और w के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 2 है। इसी तरह अगर हम बात करें w और x के दरमियान भी डिस्टेंस 2 है, और y और x जो वर्ड्स हैं इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो 1 है। 1 डिस्टेंस का मतलब है कि इनके दरमियान h मौजूद है। तो ये हमने यहाँ पे डिस्टेंस की डेफिनेशन की। अगर हमारे पास ग्राफ कनेक्टेड हो, याद रखिएगा जब भी हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो कनेक्टेड ग्राफ की बात करेंगे। इसको भी हम डिफाइन करेंगे। सपोज हमारे पास एक कनेक्टेड ग्राफ है जिसका ऑर्डर n है, तो किसी भी दो वर्सेस के दरमियान जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो 0 हो सकता है। ठीक है, 0 का मतलब है v to v डिस्टेंस इज 0। मिनिमम डिस्टेंस 0 हो सकता है, और मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो n-1 हो सकता है अगर हमारे पास ग्राफ कनेक्टेड होगा, और उसके अंदर किसी भी दो वर्सेस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो मैक्सिमम डिस्टेंस n-1 होगा। ओके, इस पॉइंट में हम बात करते हैं कि अगर हमारा ग्राफ डिस्कनेक्टेड है, तो डिस्कनेक्टेड है तो इसका मतलब हमारे पास एटलीस्ट दो वर्सेस ऐसे एग्जिस्ट करेंगे जिनके अंदर कोई पाथ नहीं होगा। अगर पाथ एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम कहेंगे कि उनके दरमियान डिस्टेंस नॉट डिफाइंड है, हमें नहीं पता उनका डिस्टेंस क्या है। इसलिए नॉर्मल जब डिस्टेंस की बात होती है तो हम बात करते हैं कनेक्टेड ग्राफ की। ठीक है, इसी तरह हमारे ग्राफ में जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा दो वर्सेस के दरमियान, हमारे ग्राफ में जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा उसे हम कहा करेंगे डायमीटर ऑफ द ग्राफ, और उसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे। हमारे इस ग्राफ में जो मैक्सिमम डिस्टेंस है किसी भी दो वर्सेस में, ठीक है, किसी भी दो वर्सेस में हमारे इस ग्राफ में जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो 2 है, इसलिए इस ग्राफ का जो डायमीटर है वो हमारे पास 2। 3 डायमीटर इसलिए नहीं है क्योंकि हमें कोई ऐसा पेयर नहीं मिलेगा जिसमें जो डिस्टेंस है वो 3 होगा। याद रखिएगा डिस्टेंस की डेफिनेशन हमारे पास स्मॉलेस्ट लेंथ हमें चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डायमीटर की डेफिनेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद है आपको बेसिक्स कुछ जो है डेफिनेशन क्लियर हुई होंगी। फर्दर जो नहीं क्लियर है उसके आप एग्जाम्पल बनाएं और आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। हम फर्दर अगर देखें तो हमारे पास एक्सरसाइज का सेक्शन आ गया है। हमारे पास एक्सरसाइज 1 हमें ये कह रही है कि हमारे पास एक ग्राफ गिवन है, इस ग्राफ में छोटी छोटी एक्सरसाइज करनी है। लाइक 1.1 हमें कह रहा है कि हमने एक ऐसी वॉक लेनी है x to y जिसका लेंथ 6 होगी। इसी तरह 1.3 हमें ये कह रही है r to z हमने एक पाथ लेना है, वॉक में अब हमने पाथ लेना है जिसकी लेंथ जो है वो 2 होनी चाहिए, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस ग्राफ से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ
P and Q are two longest path in a connected graph, then P and Q share at least one vertex, कोई common vertex होगा। इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, इजी क्वेश्चन है लेकिन इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। इसी तरह अगर हमारे पास क्वेश्चन एक्सरसाइज 3 है, अगर हमारे पास ग्राफ का डायमीटर 3 है, इफ P and Q are two paths of length के, डायमीटर लेंथ के हमारे पास दो पाथ हैं, तो उनके दरमियान एटलीस्ट वन वर्टेक्स जो है वो कॉमन होगा। अब सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में कॉमन हमारे पास क्या डायमीटर किया। इसी तरह क्वेश्चन 4 आप अगर देखेंगे तो वो ये कह रहा है कि हमारे पास दैट यू एंड वी आर डिस्टिंक्ट वर्सेस इन अ ग्राफ, देयर मे बी सेवरल कनेक्टेड सब ग्राफ ऑफ G containing U and V, व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ द कनेक्टेड सब ग्राफ ऑफ G। ये कुछ एक्सरसाइज हैं, आपने इनको जरूर ट्राई करना है। अगर आपको फर्दर कोई हेल्प या डिस्कशन की जरूरत है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हम इनको डिटेल में अपनी क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं। ये हमारा सेकंड लेक्चर था, तो आपने फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर को दोबारा रिवाइज करना है अच्छे तरीके से, और इन एक्सरसाइजेस को आपने ज़रूर सॉल्व करने की ट्राई करनी है। आपसे मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट थर्ड लेक्चर में। चलें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।